हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो बीएससी के इस कोर्स में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम वाजिद अहमद है और मैं आपको यहां पर बीएससी का फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा। और मैंने एक टॉपिक स्टार्ट भी कर दिया है जिसका नाम है मैथमेटिकल फ़िज़िक्स। और हमने इसमें कुछ टॉपिक कवर भी कर लिए हैं जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आपके लिए एक नई सूचना ये है कि 1 सितंबर से एक लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि बीएससी के स्टूडेंट के लिए है और इसका कॉस्ट बिल्कुल फ्री है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट के लिए जिनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट को फ़ायदा हो, उन स्टूडेंट को फ़ायदा हो जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसका। ठीक है, तो इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आप समय समय पे आपका टेस्ट होगा और इसमें हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीटीयू, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ का हम सिलेबस को कवर करेंगे। और साथ में आगे का ये प्लान है कि एमएससी लेवल के जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम है बीएससी लेवल का, एमएससी लेवल का, उसको हम लोग कंडक्ट कराएंगे, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि जब भी आप एमएससी के लिए इंट्रेंस में बैठें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आईटी जैम हो गया, आईटी जैम हो गया और जेएनयू के इंट्रेंस एग्ज़ाम है, जेएमआई के जामिया का इंट्रेंस का एग्ज़ाम का सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। टीएफआईआर हो गया, जेस्ट हो गया, इन सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो जिनको इंस्टीट्यूट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो 1 सितंबर से आप लोग इसका बताइएगा कि 1 सितंबर से ये स्टार्ट होने वाला है और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस कोर्स पे हम आपको पीडीएफ जो हम रोज़ पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम लिंक से। सारे डाउट क्लियर होंगे और डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपका हमसे, और पोल्स होंगे, क्विज होंगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने इसके पहले स्टार्ट किया था कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका एक पार्ट है। हमने कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है जिसको ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इसको पढ़ने के लिए एक पैरामीटर है जिसके हेल्प से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, जिसका नाम है स्केल फैक्टर। हमने वो भी पढ़ा है और उसके फार्मूले को भी डिराइव किया है अलग अलग केसेस में। फिर हमने स्केल फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़े हैं, फिर उसको स्फेरिकल के लिए पढ़े हैं, कार्टेशियन के लिए पढ़े हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन पर चलते हैं। जैसे एक छोटा सा वॉल्यूम है तो उसको कर्विलिनियर में कैसे लिखा जाएगा। जैसे आप छोटा सा वॉल्यूम को कार्टेशियन में लिखना हो तो dx dy dz लिखते हो, तो इसको स्फेरिकल में कैसे लिखेंगे, सिलेंड्रिकल में कैसे लिखेंगे। और बहुत सारे फंक्शंस जो हमने पढ़ रखा है, जैसे डेल है, डेल को हम स्केलर में कैसे लिखेंगे, डेल को हम कैसे कर्विलिनियर में लिखेंगे, स्फेरिकल में इसका वैल्यू क्या आएगा, सिलेंड्रिकल में क्या आएगा। आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पे रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है। आइए तो हम अलग अलग सिस्टम के लिए पहले तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने कार्टेशियन के लिए पढ़ा है,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद स्फेरिकल के लिए, और इसके बाद क्या है, सिलेंड्रिकल के लिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इसमें एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड, और स्फेरिकल में क्या है, आर थीटा और फाई है। मैंने इस वीडियो में ये भी बता रखा है पहले वाले वीडियो में कि आर थीटा फाई को मेजर कहाँ से किया जाता है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर फाई जेड। तो आर को कहाँ से लिया जाता है, फाई को कहाँ से लिया जाता है, जेड को कहाँ से लिया जाता है, अगर ये देखना हो तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से मेरे प्रीवियस जो वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए जो स्केल फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट किया गया था वो था एच एक्स, एच वाई, एच जेड। तो एच एक्स की वैल्यू 1, एच वाई का वैल्यू भी 1, एच जेड का वैल्यू 1, ये हमने ऑल निकाल चुका हूँ। और आर की वैल्यू, एच थीटा की वैल्यू, एच फाई का वैल्यू भी हमने प्रूफ कराया हूँ। और सिलेंड्रिकल के लिए क्या है, एच आर, एच फाई, एच जेड, ठीक है। तो स्फेरिकल के लिए जो वैल्यू हमने देखा है, एच आर की वैल्यू 1, एच थीटा की वैल्यू आर, और एच फाई की वैल्यू आर साइन थीटा, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एच आर की जो वैल्यू होता है 1 होता है, एच फाई की वैल्यू आर, एच जेड की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। हमने ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसको dx लिखते हैं, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं क्या लेते हैं, dy लेते हैं, z डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो क्या होता है, z होता है, dz होता है। लेकिन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यही होता है ना हमारा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा सा इसको कलरफुल कर दिया जाए ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। ये हमारा x होता है, x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है ना। और अब x डायरेक्शन में क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में जब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट जाई 1 होता है, जाई 1, जाई 2, जाई 3 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये होना चाहिए डी जाई 1, डी जाई 2, डी जाई 3। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है dx हम लेते हैं, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो dy होता है, और z डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है dz होता है। लेकिन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। जाई 1 डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है डी जाई 1 नहीं होता है, जाई 2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी जाई 2 नहीं होता है, और जाई 3 डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है डी जाई 3 नहीं होता है। इसके अलावा भी एक पैरामीटर होता है इसके साथ, और उसको क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। तो यहाँ पर h1 होता है, h1 क्या है, स्केल फैक्टर अलोंग जाई 1 एक्सिस। यहाँ पर क्या होता है, h2 होता है, स्केल फैक्टर अलोंग जाई 2 एक्सिस, और यहाँ पर h3 होता है, स्केल फैक्टर अलोंग जाई 3 एक्सिस। यही h1, h2 और h3 के हेल्प से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करते हैं। जैसे कार्टेशियन के लिए अलग होता है, सिलेंड्रिकल के लिए अलग होता है, और स्फेरिकल के लिए अलग होता है, ठीक है ना।
और इसी की सहायता से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी जाइवन न होकर के उसके साथ एडिशनल पैरामीटर होता है जो होता है स्केल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आइए हम बात करते हैं, अगर एक छोटा सा वॉल्यूम लें, एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, कुछ टॉपिक लिख लेते हैं, वॉल्यूम डीवी, एक कोई छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं डीवी। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इसका वैल्यू आएगा इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम the smallest volume dV is written by, या इसको लिख सकते हैं is written as dV is equal to, तो हमारा यही कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट है, इसको बनाते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इसी पे हमारा क्या बनेगा, कर्विलिनियर बनेगा। तो ये हमारा जाई1 हो जाएगा, जाई1 एक्सिस, ये हमारा जाई2 एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, जाई3 एक्सिस हो जाएगा। तो जाई1 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, जाई1 यूनिट वेक्टर, जाई3 यूनिट वेक्टर और जाई2 यूनिट वेक्टर होता है। और इसके अलोंग जो स्केल फैक्टर होता है क्या होता है, h1 होता है, यहाँ पर h2 होता है और यहाँ पर क्या होगा, h3 होगा, ठीक है ना। h3 होता है। तो स्मॉलेस्ट जो वॉल्यूम लिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे h1 डी जाई1, ये जाई1 के एक्सिस डिस्प्लेसमेंट होगा, इनटू h2 डी जाई2 इनटू h3 डी जाई3। तो जाई1 एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, जाई2 एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट और जाई3 एक्सिस के अलोंग स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वॉल्यूम है हमारा, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का फार्मूला इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका जो वैल्यू है h1 h2 h3 डी जाई1 डी जाई2 डी जाई3, यही हमारा फार्मूला होता है, द फार्मूला ऑफ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब देखते हैं कि अगर हम इससे, ये तो एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ऑर्थोगोनल, अब इससे हम देखते हैं कि स्फेरिकल में जब जाएंगे तो ये वॉल्यूम किस में चेंज होगा, मतलब वॉल्यूम का फार्मूला कैसे रिप्लेस होगा। और जब हम स्फेरिकल में जाएंगे, स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में, कार्टेशियन में जाएंगे तो इसका फार्मूला कैसे कैसे चेंज होता है। तो आइए अब वो देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या है हमारा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, dV इज इक्वल टू h1 h2 h3 डी जाई1 डी जाई2 डी जाई3। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, यही है। अब देखते हैं इसको कार्टेशियन के लिए क्या होगा, सिलेंड्रिकल के लिए और स्फेरिकल के लिए हमारा ये फार्मूला कैसे कैसे चेंज होता है। और मैंने ये बताया हूँ कि किसके हेल्प से चेंज होता है,
वो होता है स्केल फैक्टर का, और अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए स्केल फैक्टर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आइए पहला देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं स्फेरिकल के लिए। फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में होता है? R, phi, Z होता है, ठीक है ना। अब बताइए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए H1 H2 H3 का वैल्यू में पता है? एक मिनट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें स्केल फैक्टर की वैल्यू पता है। एच आर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। आर एच थीटा की वैल्यू r होता है। एच फाई की वैल्यू क्या होता है? r साइन थीटा होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, H1 जो होता है वही HR है, H1 H2 H3 है, तो इसको H1 भी लिख सकते हैं। H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब DJI जो है, अब इसके क्रॉसपार्डिंग अगर DJI देखेंगे तो किस में होगा? R में है ना, तो DR हो जाएगा। ये थीटा के लिए है, ये क्या हो जाएगा? DJI2 किस में हो जाएगा? D थीटा के लिए। और ये फाई के लिए है ना, देखिए ये फाई के लिए है, तो DJI3 किस में हो जाएगा? D फाई में हो जाएगा। देखिए कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। अब जहाँ जहाँ H1 H2 H3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, ठीक है, और DJI1 DJI2 DJI3 की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किससे? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और वो वैल्यू किस में आएगा? R में आएगा। यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ, R थीटा फाई, ठीक है, ठीक है। तो आइए इसको पुट करते हैं हम। देयरफॉर इक्वेशन वन कैन बी रिटेन एज काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि बाजी सर आप काफ़ी स्लो पढ़ाते हैं। तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि हमारे पढ़ाने का मतलब यही है, मकसद यही है कि हर वो बच्चा समझे जो एकदम जीरो से पढ़ रहा है। अगर कुछ भी इसको फिजिक्स नहीं आएगा तो भी वो जान जाएगा। हाँ, जिसको ऑलरेडी आता रहेगा उसको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ। तो आइए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H1 H2 H3 की वैल्यू क्या है? H1 की वैल्यू 1 है, H2 की वैल्यू R है, और H3 की वैल्यू क्या है? R साइन थीटा, R साइन थीटा हो गया। अब DJI1 की वैल्यू कितना होगा? DJI1 की वैल्यू DR, और DJI2 की वैल्यू D थीटा, और DJI3 की वैल्यू D फाई। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? R दो R है ना, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर 2 टाइम्स R है, R स्क्वायर 1R साइन थीटा, ठीक है, R स्क्वायर साइन थीटा DR D थीटा D फाई। ये हमारा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम कह सकते हैं दिस इज द फार्मूला ऑफ smallest volume in spherical coordinate system। हो गया ना।
देखिए अब अगर कोई देखेगा तो भी कह सकता है देख करके भी ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि देखिए आर है, थीटा है, फाई है, और आर थीटा फाई कहाँ पर होता है, हमारा स्फेरिकल में ही होता है। अगर यहीं पे आर होता, फाई होता, जेड होता तो हम कह सकते हैं वो सिलेंड्रिकल में गया। तो आइए हम देखते हैं केस 2 फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। आइए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखते हैं। केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कोऑर्डिनेट क्या लिया जाता है, आर फाई जेड लिया जाता है। आर फाई जेड लिया जाता है यहाँ पे, और हम जानते हैं कि स्केल फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो एच आर की वैल्यू कितना है, एच आर की वैल्यू 1 होता है, एच फाई की वैल्यू आर होता है, एच जेड की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आइए डीवी की वैल्यू निकालते हैं। डीवी की वैल्यू क्या है, h1, h2, h3, डी जाई 1, डी जाई 2, डी जाई 3। तो यहाँ पर h1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यही h1 हो जाएगा, h2 हो जाएगा, ये h3 हो जाएगा। तो h1 इज इक्वल टू एच आर, और इसका वैल्यू क्या है, 1 है। h2 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू एच फाई, इसका वैल्यू क्या है, आर है, और H3 इज इक्वल टू एच जेड, और इसका वैल्यू क्या है, हमारा 1 है। ठीक है ना। अब R के क्रॉसपॉन्डिंग हम क्या लेंगे, डी जाई 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी आर में हो जाएगा, और यहाँ पर डी जाई 2 किस में कन्वर्ट होगा, फाई में हो जाएगा, डी फाई में, और यहाँ पर जेड में ही रहेगा, और डी जेड किस में ही रहेगा, हमारा डी जेड में रहेगा। अब ये वैल्यू सारा पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपको फार्मूला मिल जाएगा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 can be written as देखिए इक्वेशन 1 को कैसे लिखेंगे, dv इज इक्वल टू, तो h1 h2 h3 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू r इंटू 1, और डी आर डी फाई डी जेड, डी आर इंटू डी फाई इंटू डी जेड। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू आर डी फाई डी जेड। लीजिए हमें मिल गया फार्मूला ऑफ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन, ये क्या है हमारा, ये क्या है, फार्मूला ऑफ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला निकल गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको इक्वेशन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। आइए एक और बचा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। तो केस 3 हो जाएगा।
केस थर्ड, और केस थर्ड क्या है? इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो स्केल फैक्टर होता है H1, इसको HR भी कह सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, HX की वैल्यू बराबर होता है HY की वैल्यू, ये बराबर होता है HZ की वैल्यू, ये बराबर होता है 1। किसके इक्वल होता है? सब वैल्यू जो है हमारे 1 के इक्वल होता है। तो dV की वैल्यू क्या है हमारा? dV की वैल्यू H1 H2 H3 dz1 dz2 dz3, ठीक है। तो हमारा H1 है, ये H1 के बराबर हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू HX इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू HY इज इक्वल टू 1, और HZ इज इक्वल टू 1, ये 3 है, ठीक है। ये क्रॉसपॉन्डिंग DS के होगा, ये DY के होगा, और ये हमारा DZ के होगा। तो आइए लिख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है? dV इज इक्वल टू H1 H2 H3 dz1 dz2 dz3। आइए पुट करते हैं सारे वैल्यू को, सारा 1 हो जाएगा, H1 H2 H3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx dy और dz हो जाएगा। तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगा? dx dy dz। ये क्या है हमारा? फार्मूला ऑफ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ज़्यादातर से हम लोग ने यही पढ़ा है अभी तक। क्या है? हमने इस चीज़ को पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, लेकिन स्फेरिकल सिलेंड्रिकल में नहीं पढ़ा था। तो आज हम स्फेरिकल के लिए और सिलेंड्रिकल के लिए भी पढ़ लिए हैं। ये क्या है हमारा? फार्मूला ऑफ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए हमने स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को किस में भी लिख लिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा स्फेरिकल के लिए हो गया, ये हमारा स्फेरिकल के लिए हो गया, ये सिलेंड्रिकल के लिए हो गया, और ये कार्टेशियन के लिए हो गया। तो हम तीनों को एक साथ लिख देते हैं। ये हमारा कर्विलिनियर के लिए है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए तो पहला क्या है हमारा? कर्विलिनियर के लिए। कर्विलिनियर के लिए dV की वैल्यू कितना होता है? H1 H2 H3 dz1 dz2 dz3 होता है। और स्फेरिकल के लिए ये किस में है? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। और स्फेरिकल के लिए क्या होगा? यहाँ पे r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ये किस में हमारा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा जो है हमारा इसमें है, तीसरा जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r dr d फाई dz, ये किस में है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और चौथा जो है, जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है dV,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है dx dy dz, ये किसमें है, कार्टेशियन में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ये आपका कर्विलिनियर में हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट किए हैं किसमें, स्फेरिकल में, इसको कन्वर्ट किए हैं सिलेंड्रिकल में, और इसको कन्वर्ट किए इसमें कार्टेशियन में है। और इस कन्वर्जन में आपने देखा होगा सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो वो क्या है, स्केल फैक्टर है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, वो स्केल फैक्टर है। उसी के हेल्प से हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और 1 तारीख से आपका नए बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें लाइव क्लासेस होंगे YT पे, यूट्यूब पे क्या होंगे, लाइव क्लासेस होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन बच्चों तक जिनको हमारे चैनल की सख्त ज़रूरत है। और इसमें मैंने बता रखा है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को कवर करेंगे। और इसके बाद हमारा अगला टारगेट ये है कि जैम लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे ताकि MSc इंट्रेंस के लिए वो फ़ायदा हो। जैम, IIT जैम हो गया, आपका TFIR हो गया, जेस्ट हो गया, और बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम है उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कराया जाएगा और इसके साथ ही कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको अलग अलग से भी कराएंगे और टॉपिक के साथ भी कराएंगे ताकि टॉपिक भी क्लियर होता रहे और उसका एप्लीकेशन भी साथ साथ चलता रहे, ताकि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। अलग से आपको उसे प्रैक्टिस करना है, अलग से पढ़ना नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि 1 सितंबर से आपको नए बैच शुरुआत हो रहा है। तो यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप आइएगा ताकि एक हमें मोटिवेशन मिले। आप आओगे, आपके लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होगा और हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।